स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई बता सकता है क्या? बताइए, वर्क एनर्जी थ्योरम। बताइए, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा था कि नहीं? यहां पे टोटल वर्क डन किन किन फोर्सों के द्वारा है? किन किन फोर्स के द्वारा है? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। ये जो यहां सुन लीजिए, जैसे हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बट यहां नहीं ऐसा है। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स है, कोई भी फोर्स है, वॉट एवर फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी, उसके द्वारा हम क्या निकाल लेंगे? नेट वर्क डन। क्या निकालेंगे? नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन बाई ऑल द बॉडी अप्लाइंग एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और उसको क्या किसके बराबर कर देंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर कर देंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन अभी लिखिएगा मत, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। के एफ के आई क्या होगा? इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कंफ्यूज मत होइएगा कल वाले उससे टॉपिक से। कल क्या कराया था मैंने? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है? टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। चलिए इसको मैं प्रूफ करता हूं, इसका प्रूफ भी करा देते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लीजिए प्रूफ क्या है इसका। देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला था आपसे क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो हो गया हाफ m। एक और लिखा था मैंने v डॉट v, याद है कि नहीं? भूल गए? याद है? अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू विथ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम t। ये क्या हो जाएगा? dk बाई dt बराबर 1/2m d बाई dt ऑफ v डॉट v। v डॉट v, बात समझिए। 1/2m क्या है? कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लिया। d बाई डी टी ऑफ एक वेक्टर और सेकंड वेक्टर। अब इसको कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल। एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर तो कर सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर दूसरे का डिफरेंशियल प्लस सेकंड वेक्टर फर्स्ट का डिफरेंशियल कर लेंगे। चलिए अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 या एम माइन, ओहो यहां कर देते रुको, ये हो जाएगा डी के बाई डी टी बराबर 1/2m। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन v इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v डी वी बाई डी टी, यही तो होगा। ये 2v डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एम वी डी वी बाई डी टी। ये क्या है? डी के बाई डी टी, डी के बाई डी टी। ये 1/2 है ना, ये 2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और dv बाई डी टी क्या होता है? dv बाई डी टी इक्वल टू फोर्स। क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। तो अरे सॉरी, ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा? a, और ये क्या है? ये है आपका v।
क्या है v। ये a हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो गया एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि सब उड़ रहा है ऊपर से, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। और m इंटू ए क्या हो गया फोर्स, और फोर्स ये फोर्स हो गया ना, तो ये क्या हो गया एफ डॉट वी, ये हो गया आपका डी के बाई डी टी। अब देखो, अब आओ इधर, डी के बाई डी टी बराबर एफ, ठीक है ना, डॉट, और ये v क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या करेंगे इसको ds बाई डी टी, तो यहां से dt कैंसिल कर दें, तो ये क्या आ जाएगा dk बराबर f डॉट ds, और इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूं, इसी को क्या कर दूं इंटीग्रेट कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेल्टा के, ये के आई से के एफ, के आई से क्या के एफ, तो हो जाएगा ये के एफ माइनस के आई बराबर वर्क डन टोटल, ये इनिशियल से फाइनल, ये क्या है एफ डॉट डी एस क्या होता है वर्क डन होता है, क्या होता है वर्क डन होता है। तो के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू टोटल। यहां पे मैंने ये नहीं बोला है कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ऐसी चर्चा तो हमने कहीं नहीं की। हमने ds बाई डी टी किया ना, dv बाई डी टी, यहां से एक्सेलरेशन निकाला, वहां से हमने क्या निकाला फोर्स निकाला, तो कहीं पे भी हमने कंजर्वेटिव शब्द का यूज नहीं किया, ना हमने कहीं माना है। तो ये क्या है, तो ये फोर्स के द्वारा वर्क डन है, तो सारे फोर्सेज जो वट एवर फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी, सारे फोर्सेज के द्वारा वर्क डन है, डब्ल्यू टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। बट पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा नहीं है, बात समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, दैट वो अलग फॉर्मूला है, ये अलग फॉर्मूला है। यहां पे W टोटल क्या होगा, W टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब इधर ऐसे काइनेटिक एनर्जी, या अभी सवाल बताऊंगा कैसे कैसे सवाल आएंगे, तो उनमें हम क्या लगाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। बात समझ में आई, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने इंटर में, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, हाँ पढ़ा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कुछ। चलो नोट कर लो, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। आप लोगों को बताया ना, जैसे काइनेमेटिक्स में या एनएलएम में हम लोग बता रहे थे, जब इस वर्क एनर्जी का मैंने शुरुआत किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ही सवाल इससे लगाएंगे। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जो इक्वेशन है लगाने के लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, और मोशन क्या होना चाहिए, मोशन इन्हें स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, उसमें क्या था वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग अलग डिवाइड करके किया, तो एक लंबी इक्वेशन बन जाती थी ना। बट इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे नहीं जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा अभी आपको। एलएलएम की जो टफ प्रॉब्लम है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से। अब कैसे करेंगे अभी बताएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखो, जल्दी लिखो, हो गया, जल्दी नोट करो। विष्णु सर थोड़ी देर एसी चलवा दीजिए, थोड़ा मॉइस्चर निकल जाए। अरे घबराओ नहीं, मॉइस्चर निकल जाता है। एसी क्या करता है, एसी जो पानी होता है एटमॉस्फेयर में उसको निकालता है बाहर करता है, यही तो काम है एसी का। पानी देखो लगा हुआ है, तो मॉइस्चर जब ज्यादा हो जाता है तो आपको सफोकेशन सी महसूस होती है, थोड़ा सा एयर ड्राई हो जाए उसका बंद कर देंगे, ठीक है।
जैकेट पहना हुआ फिर भी इसको जाड़ा लग रहा है। चलो नेक्स्ट चलें आगे। चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए, थोड़ी देर चला दिए बस 10 मिनट। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W टोटल बराबर KF माइनस KI। ये क्या हो सकता है? कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव बराबर KF माइनस KI। ठीक है, ले नोट करो इसको। नोट करके लिखना, इसमें ऊपर डाल दो नोट और फर्स्ट पॉइंट ये लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए ये, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W टोटल बराबर KF माइनस KI, W कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव बराबर KF माइनस KI। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, total work done by all the forces on the particle is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy, total work done by all the forces on the particle। on the particle को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, on the particle को अंडरलाइन कर लीजिए, is equal to change in kinetic energy। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, total work done by all the forces, total work done by all the forces on the system, on the system, फिर on the system को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, on the system is equal to the change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy। बात समझ में आई? हम किसी पार्टिकल के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिकल मतलब क्या? जब इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में चर्चा करेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल की, तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम केवल पूरे सिस्टम की बात करें तो उसके लिए भी क्या है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लीकेबल है। तो चाहे ऑन द पार्टिकल लगाओ चाहे ऑन द सिस्टम लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वैलिड है। ये बात समझ में आई? ऑन द पार्टिकल एंड ऑन द सिस्टम, समझ में आया? नेक्स्ट लाइन लिखिए, वर्क डन इज डिफाइंड, वर्क डन इज डिफाइंड फॉर टू इंस्टेंट, फॉर टू इंस्टेंट, टू इंस्टेंट, इंस्टेंट वही इंस्टेंट मैगी वाला इंस्टेंट, इंस्टेंट और एन इंटरवल, और an interval that is initial and final, that is initial and final। initial and final। नेक्स्ट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट, वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड, वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड with respect to moving frame, work energy theorem can apply with respect to moving frame। अगर फ्रेम आपका मूविंग है तो भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे सवाल में मिलेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम। नेक्स्ट लिखिए, मूविंग फ्रेम। लेकिन अगर वर्क डन आपका क्या है, W टोटल पॉजिटिव है, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अगर W टोटल आपका क्या है, निगेटिव है, देन काइनेटिक एनर्जी
विल डिक्रीज। अगर W टोटल आपका 0 है देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। क्या होगी? कांस्टेंट, यानी कि अनचेंज। क्या होगी? अनचेंज। काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आती है? अगर वर्क डन आपका क्या है, वर्क डन आपका पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। जैसे क्या है, के एफ माइनस के आई बराबर क्या? वर्क डन डब्ल्यू टोटल। तो काइनेटिक फाइनल एनर्जी मान लो इसका, इसकी वैल्यू है के आई की वैल्यू 2 और वर्क डन आ गया आपका +10। तो के फाइनल क्या हो जाएगा? के फाइनल इक्वल टू 12। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। अच्छा चलो, डब्ल्यू टोटल का निगेटिव मान लीजिए, डब्ल्यू टोटल को निगेटिव मान लें तो हो गया के एफ -2 बराबर -10। तो के एफ बराबर क्या हो गया? -8। जूल में आएगा ना ये सब, -8। तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कुछ गलत आ रहा है क्या? यहां पे क्या है? रुको 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 रुको, देखने दो। के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू टी। तो के एफ -2 बराबर 10, के एफ बराबर 12। ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ये तो इंक्रीज हुआ, समझ में आया? और अगर क्या है, डब्ल्यू टोटल बराबर निगेटिव, डब्ल्यू टोटल बराबर निगेटिव तो के एफ -2 बराबर -10। तो के एफ बराबर क्या? -10 +2 कितना हो जाएगा? -8। ये क्या है? हाँ यार, ये तो इंक्रीज कर रही है। ये इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है। रुक जाओ। और अगर क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? 0। अरे वर्क डन आपका क्या है? 0 है। तो के एफ माइनस के आई बराबर 0। तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा? के आई। ये आपका क्या हो गया? अनचेंज। ये तो समझ में आया? भाई वर्क डन क्या हो गया? डब्ल्यू टोटल अगर 0 हो गया तो क्या हो गया? के एफ माइनस के आई बराबर 0। तो के एफ बराबर के आई। यहां तक तो हो गया। इसमें कैसे गलती हो रही है बताओ? कुछ और लगाएं? बताइए। बताओ क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, तो उसका निगेटिव आने का मतलब क्या है? इनिशियली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई हम कर रहे हैं, मतलब डेल्टा के। डेल्टा के को हम क्या लिख रहे हैं? के एफ माइनस के आई लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे के एफ क्या है आपका? ज्यादा है। ये डेल्टा के तो है, ये के आई माइनस के एफ भी तो हो सकता है। तब होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगी, जब निगेटिव आ रहा है, वर्क डन हमारा निगेटिव है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे के आई लिखेंगे, के आई माइनस के एफ लिखेंगे। के आई माइनस के एफ बराबर क्या लिखेंगे? -10। तो के एफ बराबर क्या आ जाएगा? -10 और माइनस। अरे डेटा से गड़बड़ी हो रही है, रुको समझाते हैं। क्या? हम्म।
ये तो बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी, कुछ डेटा में मिसमैच है। बताओ कुछ समझ में आ रहा तुम लोग को? नहीं आ रहा? अच्छा रुको। डेल्टा के बराबर क्या है? डब्लू टोटल। डेल्टा के बराबर डब्लू टोटल, तो के एफ माइनस के आई बराबर क्या है? डब्लू टोटल। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। अगर हमारा वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर हमारा टोटल वर्क डन जीरो हो गया तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा? के आई हो जाएगा। के एफ बराबर के आई हो जाएगा। और अगर हमारा, इसकी वैल्यू मत पुट करो, डायरेक्ट यहां से निकालो कि डब्ल्यू टी जो के एफ बराबर है, अगर डब्ल्यू टी हमारा अगर हमारा जीरो हो गया तो के एफ माइनस के आई बराबर जीरो, यानी कि के एफ बराबर के आई। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, डब्ल्यू टी बराबर क्या है? पॉजिटिव। डब्ल्यू टी बराबर पॉजिटिव, तो के एफ माइनस के आई बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू टी, यानी कि के एफ बराबर क्या? डब्ल्यू टी प्लस के आई। तो के एफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। के एफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ वैल्यू रखने में ही गड़बड़ी हो रही है। अगर डब्ल्यू टी आपका क्या है? निगेटिव है। अगर डब्ल्यू टी आपका निगेटिव है तो के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू टी। अभी इसकी वैल्यू नहीं पुट की है मैंने, तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू टी प्लस के आई। डब्ल्यू टी प्लस के आई, या माइनस ही कर दो इसको, तो के एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो इनिशियल में से कुछ नहीं निगेटिव हो रहा होगा ना, इनिशियल में से क्या हो रहेगा? कुछ माइनस हो रहा होगा, तो वैल्यू क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। डेटा का इंटरचेंज है बेटा, वो डेटा मैच नहीं कर रहा था इसलिए ऐसा था। वो डेटा एक्चुअल में आएंगे ही नहीं। कुछ में इनिशियल और फाइनल कंडीशन जैसे रैंडम रख रहा था ना डेटा, जैसे 2 और 10 ये 8 ये रैंडम मान रहा था ना मैं, कोई कंडीशन तो मैंने अप्लाई की, वो कंडीशन हो सकता है जस्टिफाई ही ना हो सवालों, वो ऐसा डेटा आए ही ना, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है, और कोई बात नहीं है। जैसे जो मैंने 2, 8 और 10 अपने मन से रैंडमली निकाले ना, वो हो सकता है इनिशियल करें तो फाइनल वो ऐसा आए ही ना, वो मतलब वो कंडीशन क्या है? एक्चुअल में ट्रू नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब जो डेटा मैंने निकाले हैं, जैसे इनिशियल मैंने कुछ भी मान लिया, 2 मान लिया, फाइनल मैंने 10 मान लिया, तो दैट कंडीशन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो आंसर नहीं आएंगे, इसलिए वो आंसर गलत आ रहा है हम लोग का। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखिए कि अगर हमारा वर्क डन, हमारा टोटल वर्क डन, ध्यान से समझ लो, टोटल वर्क डन जीरो है, हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा के बराबर डब्ल्यू टी, और ये इक्वेशन कहती है कि के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू टोटल। और इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? के फाइनल निकाल सकते हैं। के फाइनल बराबर हो गया डब्ल्यू टी प्लस के आई। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई सबको? इतनी बात समझ में? डेटा हटा दो। डेटा समझ में आ रहा है कि कभी कभी मैच नहीं करते हैं डेटा, मतलब वो एक्चुअल में डेटा नहीं आएंगे इसलिए वो मैच नहीं कर रहा, और कोई बात नहीं। यहां पे अगर W2 जीरो हो गया तो के एफ माइनस के आई बराबर जीरो, के एफ बराबर के आई, तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन अनचेंज, विल रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट, W2 क्या है? पॉजिटिव है, तो के एफ माइनस के आई बराबर W2, तो के एफ बराबर W2 प्लस के आई। तो ये के आई में कुछ ऐड हो रहा है ना, अगर ऐड हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। WT क्या है? निगेटिव। WT क्या है? निगेटिव। के एफ माइनस के आई बराबर माइनस WT, तो के एफ बराबर माइनस WT प्लस के आई। के आई में से कुछ हमारा WT कम हो रहा है, तो क्या होगा? के एफ विल डिक्रीज, के एफ विल डिक्रीज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर वर्क डन हमारा पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, वर्क डन जीरो तो काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी, जीरो नहीं होगी। ऑप्शन में आएगा जीरो, नहीं टिक करना है, अनचेंज। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आता है तो आपको याद करने की जरूरत है क्या? याद करना है, कर लोगे अपने आप। के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू टी, के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू टी।
के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू टी। अब ये पॉजिटिव निगेटिव रख के देंगे, रैंडम डेटा नहीं रखना चाहिए, फंस जाते हैं। देखो ऐसा समझ में आ रहा है? चलिए हो गया, नेक्स्ट करें। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इस वाले इक्वेशन को ज्यादा अप्लाई करोगे आप लोग, बहुत जगह ये सवाल मिलेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी लगाना तो यही लगाएंगे। अब जब पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का सवाल निकालना होगा, तभी हम वो वाला लगाएंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला। समझ में आया? चलो इसका स्टेप लिखा देता हूं, कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। लिखिए, स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग डालिए, स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। फर्स्ट लिखिए, आइडेंटिफाई द पार्टिकल और सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आइडेंटिफाई द पार्टिकल और सिस्टम। सेकंड लिखिए, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। आइडेंटिफाई द पार्टिकल और सिस्टम। पार्टिकल के बारे में चर्चा है कि सिस्टम के बारे में चर्चा है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्या है? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सेकंड पॉइंट लिखिए, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी ब्रैकेट में, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम आता है सबको? थर्ड लिखिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस acting on a particle or system. Calculate the work done by all the forces acting on a particle or system. Acting on a particle or system. ठीक है? फोर्थ पॉइंट लिखिए, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? बताओ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केवल फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल माइनस के इनिशियल किस पाथ पे जा रहा है या बीच में किसी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? केवल फाइनल और इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? W टोटल बराबर डेल्टा के बराबर के एफ माइनस के आई। अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। W टोटल बराबर डेल्टा के बराबर के एफ माइनस के आई। अच्छा, बीच में लिखिए शॉर्ट ट्रिक। लिखिए शॉर्ट ट्रिक। ये हो गया इतना। अब देखो, शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि जब भी हमें स्पीड, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए,
ध्यान से समझिए, अभी सवाल करेंगे तो हमें खुद ही अनुभव हो जाएगा। जब भी हमें क्या है स्पीड, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो वो सवाल जो होते हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम से ज्यादा इजीली तरीके से लग जाते हैं। जैसे अभी हम सवाल लगाएंगे ना, तो सवाल लगाएंगे, दोनों मेथड आपको बताऊंगा, मैं उसको भी बताऊंगा, एनएलएम वाला तो बता ही चुका हूं, और वर्क एनर्जी थ्योरम से बताऊंगा। तो जब भी हमको क्या निकालना है, स्पीड, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, वो 99% केसेस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करेंगे, तो इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, शॉर्ट ट्रिक है, कोई नोट नहीं है, ठीक है, मतलब इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी, ये आप खुद अनुभव करेंगे। तो यूज व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड, लिख लो, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड स्पीड, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। 99% केसेस में, 1% केस छोड़ देते हैं, लिख लो ब्रैकेट में, ज्यादातर में हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, कहीं पे भी टाइम की चर्चा की मैंने? नहीं चर्चा की। वर्क में, फोर्स में, हर जगह क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात कर रहा हूं, टाइम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। टी बराबर 3 सेकंड पे निकाल दो वेलोसिटी या कुछ भी हम निकालना है, तो हम नहीं, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमको चाहिए, तो क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन किसी टाइम पे निकालना है, जहां पे भी टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे क्या है, फिर एनएलएम ही तरीका है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही लगाना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में बात होगी तो हम क्या निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और जब कहीं टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, एनएलएम से ही फिर वो सवाल निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और टाइम जहां पे पूछा जाएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, यूज एनएलएम, यूज एनएलएम। ये कोई 100% ट्रू बातें नहीं है, बट ये है कि ऐसे लगाओगे तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा सवाल। एनएलएम मतलब नो मोशन, चलो पता है सबको, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बहुत तेजी में बताया है। अच्छा ये बताइए, अगर लेंथ या डिस्टेंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट x है, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, या वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर x को मुझे मैक्सिमाइज करना है तो dx बाई डी टी क्या होगा बेटा, dx बाई डी टी 0 होगा, तभी तो x मैक्सिमम होगा। अगर x मैक्सिमम हमें निकालना है, या x को मैं बोलूं कि मैक्सिमाइज करना है, बात को समझिए, थोड़ा उल्टा चलना है। इफ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, then its derivative should be 0, should be 0। और इसका डेरिवेटिव होता क्या है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो जब भी हम लेंथ को या डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, केवल मैक्सिमाइज नहीं, मैक्सिमाइज में कुछ भी हो सकता है ना, अगर ds बाई डी टी बराबर 0 है तो x कुड भी मैक्सिमम, कुड भी मिनिमम, क्योंकि स्लोप क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमम में पढ़ाया था ना tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा क्या है 0, यहाँ पे tan थीटा क्या है 0, ये क्या होता है dx बाई डी टी। ठीक है, लिखिए इस लाइन को, इफ लेंथ और डिस्टेंस, if length or distance has to be maximized or minimized, has to be maximized or minimized, then its derivative, then its derivative, then its derivative speed or velocity, speed or velocity must be 0, must be 0। मस्ट बी 0। अब बताइए, अगर स्पीड या वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना हो तो क्या होगा,
if speed or velocity has to be maximized or minimized, then acceleration has to be zero. एक लाइन और कह सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है. इफ velocity or speed has to be maximized or minimized, then its derivative dv by dt has to be zero. यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स क्या होगा, जीरो. बात समझ में आई. ये सब एक्सेलरेशन रीजन में सवाल आते हैं, बहुत ध्यान रखना है. अब सवाल ऐसा आ जाएगा, कहोगे ये कैसा सवाल है, हम तो पढ़ा ही नहीं है सब सवाल. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी, उस समय पढ़ा था हम लोगों ने ना, बहुत 200-300 साल पहले. याद है कि भूल गए. ठंडा है, बंद कर दें, बंद करा देते. विष्णु सर एसी ऑफ कर दीजिए. चलिए, देखो फिजिक्स में हर चीजें जुड़ी हुई है बेटा. अगर आपने देखो एनएलएम नहीं पढ़ा तो आगे का नहीं समझ में आएगा, मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ा तो आज की क्लास नहीं समझ में आएगी. हर चीज आप देख रहे हैं जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है. एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. इसीलिए फिजिक्स समझने में थोड़े टफ भी हो जाता है. आप एक क्लास मिस करोगे आपको समझ में नहीं आएगा. अब जिसने मैक्सिमा मिनिमा की क्लास नहीं की है उसको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी. अभी वर्क एनर्जी थ्योरम कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, एनएलएम का उसमें यूज होगा, वो नहीं पढ़ा तो साफ. तो पूरा पढ़ना है, पूरा टॉपिक कवर करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है. अगर मिस हो जा रही है तो मैं यूट्यूब पे भी डाल ही देता हूँ वीडियो, ज्यादातर वीडियो डल जाते हैं, आप लोग वहां से अटेंड कर लीजिए, नोट्स बना लिए. जिन बच्चों का छूटा हुआ है वो पहले ये सब कर लें, बेसिक मैथमेटिक्स कर लें, वेक्टर कर लें ना, और धीरे धीरे से करना शुरू करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. इसमें लिखो, अच्छा एक लाइन लिख लो, लिखा है नहीं ना. इफ स्पीड और वेलोसिटी इज टू बी मैक्सिमाइज, if speed or velocity is to be maximized or minimized, then its derivative acceleration is zero. So net force must be zero. So नेट फोर्स मस्ट बी जीरो. नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. एक्सेलरेशन रीजन का सवाल आएगा तो कर लोगे. अगर लेंथ मैक्सिमाइज करना है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. वेलोसिटी मैक्सिमाइज करना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो. फोर्स क्या होगा, जीरो. कर लेंगे, सब चीजें जुड़ी हुई हैं, ढंग से समझिएगा. चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं. ये सवाल बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग. एलएनएम तो आप लोगों ने पढ़ा ही है. क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास एम h height above the ground, h height above the ground, h height above the ground. Find the velocity of particle. Find the velocity of particle just before reaching the ground. Just before reaching the ground. Just before reaching the ground. अब पार्टिकल ऑफ मास m, इसके बाद एक लीजिए रिलीज एट h हाइट. रिलीज एट करके लिख लो, मास m के बाद ऐसे करके ऊपर करके लिख दो, रिलीज एट, फिर आगे लिखा ही आपने h हाइट. h हाइट पे क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है. अच्छा, रिलीज करना और थ्रो करने में क्या अंतर है. थ्रो करने में क्या है, वेलोसिटी आप दे रहे हैं, और रिलीज करने में वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं. ठीक है, निकालिए. जैसे बॉडी है, इसको छोड़ दें अगर हम, तो क्या होगा, रिलीज करने का मतलब क्या, डायरेक्ट ऐसे हमने क्या किया, छोड़ दिया. और अगर हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी हम इसको दे रहे हैं. अंतर समझ में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश का समझ में आ रहा है. हिंदी मीडियम बच्चों को कंफ्यूजन तो नहीं है. रिलीज करने का मतलब डायरेक्ट क्या किया, इसको बॉल को ऐसे क्या किया मैंने, ऐसे छोड़ दिया, तो कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया. और थ्रो करने का मतलब क्या है, इसको थ्रो कर रहे हैं ना, नहीं थ्रो नहीं करेंगे. तो थ्रो करने का मतलब क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं. बात समझ में आ गई. ठीक है, निकालो. तो अच्छा ये बताओ, जब ये बॉडी यहां से टकरा जाएगी तब तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी. भाई वो कोलिजन हो जाएगा, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं.
जैसे ये टकराने ही वाला है, ग्राउंड पे क्या कर रहा है, टकराने ही वाला है, बॉल को फेंका, बॉल नीचे गिरी, तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताओ बताओ बेटा, √2gh। ठीक, चलिए जल्दी करते हैं, इस सवाल में कुछ दम नहीं है, कितना आ गया, √2gh। ठीक है, सबको पता है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या लगाया आपने, हम फॉर्मूला क्या लगाया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे है तो वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, माइनस जी, और नीचे में डिस्टेंस क्या हो गया, माइनस एच, तो माइनस एच और माइनस जी क्या हो गया, ठीक है, वेलोसिटी भी माइनस मान लो तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, v होगा, तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, √2gh, √2gh। अच्छा, अब हमको नहीं पता, हमको निकालना है किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्या निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेप नंबर 1 हम पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द पार्टिकल और सिस्टम। तो देखा आपने, आइडेंटिफाई कर लिया, ये क्या है, एक पार्टिकल है, यहां से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इनिशियल पोजीशन क्या है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या है आपकी फाइनल पोजीशन है, और आपने क्या किया, इसका एबीडी बना लिया, क्या किया, आपका एबीडी बना लिया। ठीक है, अब फाइनल डायरेक्ट लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा ये बताइए, इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्सेस हैं, केवल mg ही तो है, और कुछ है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है, एयर फ्रिक्शन है लेकिन वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, mg लग रहा है, तो mg वर्क डन कितना कर रहा है, जिस दिशा में फोर्स उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो गया, W टोटल बराबर होता है kf माइनस ki, और W टोटल में केवल Wg ही है, बराबर kf कितना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m मान लेते हैं v स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी, हाफ m और 0 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो कुछ है नहीं, वेलोसिटी 0 है, ये कितना हो गया बताओ, mgh बराबर क्या, हाफ mv स्क्वायर, तो m से m कटा तो v कितना आ जाएगा, √2gh, क्या आ गया, √2gh। बताइए, निकाल लिया आपने, निकाल लिया, ठीक है, कौन सा मेथड इजी है, पहला इजी है, अभी ये इजी लगने लगेगा, थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे ना, अभी जैसे इसको कर्व में करूंगा, अभी ऐसे घुमाऊंगा ऐसे, वैसे ही आप कहोगे कि ये वाला सर ज्यादा इजी है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये आप फॉर्मूला लगा क्यों पाए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, रेक्टिलिनियर मोशन है, मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन वन डायरेक्शन में तभी इस पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर मोशन इन वन डायरेक्शन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तब क्या करोगे, तो वो अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल, एक दो सवाल और कर लें, बात समझ में आई, दोनों मेथड से हमको समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी v नॉट, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी v नॉट। मैं चाहता हूं दोनों मेथड्स आप लोग लगाइए, ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, अब पार्टिकल थ्रो किया जाएगा कि रिलीज किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, ठीक है ना, विथ वेलोसिटी v नॉट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। चलिए निकालिए, दोनों मेथड से निकालेंगे, एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग अप्लाई करना सीखें, क्या अप्लाई कर पाएंगे, चलिए अप्लाई करिए, ऑनलाइन के बच्चे भी अप्लाई करें, आंसर भेजें, √2gh मेथड अप्लाई किया बेटा शिवम, ठीक है लगाइए इसको,
की वैल्यू निकालिए।
बहुत टाइम वेस्ट। अभी भी वक्त है, पढ़ डालिए ना। अब जैसे सेंटर ऑफ मास स्टार्ट होगा, बस घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो पढ़ लें, बिल्कुल मेरी इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पढ़ डालिए। जितना समय मिल रहा है पढ़ डालिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, पूरा साफ हो जाएगा ना। और हर चीज फिजिक्स में जुड़ी हुई है बेटा, सवाल इंटरलिंक होके आते हैं। सवाल देखो कोई टफ या इजी नहीं होता है, अंजलि बात नहीं। मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगा देंगे, क्या करोगे फिर? अब तुमने कहा सर मैकेनिक्स नहीं आती हमको, हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमको फिजिक्स नहीं आती हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी नहीं आती हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है, हर चीजें लिंक्ड हैं। एक चीज तो पहले तो सिलेक्शन होना नहीं है। अगर केवल आप किसी पूरे टॉपिक को छोड़ दिए तो बिल्कुल सिलेक्शन, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है ना, परेशान हो जा रहे हैं बच्चे बेचारे, पढ़ पढ़ के परेशान हो जा रहे हैं। पहले 590 और 600 नंबर तक भी मिल जाता था, अब इतना ज्यादा कट ऑफ की 610 वाला भी परेशान है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करें? अच्छा क्वेश्चन पेपर टफ नहीं है, बात है कि टफ बनाने का तरीका क्या है, इंटरलिंक कर देते हैं। मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगा दूंगा मैं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जब सवाल कराऊंगा तब यहाँ का वर्क एनर्जी थ्योरम में दोबारा से यूज करूंगा। आपने अभी पढ़ा नहीं तो तब भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना है, अच्छा अभी ये लास्ट टाइम है, अभी पकड़ बना लीजिए, एक बार छूटेगा फिर छूटता चला जाएगा, फिर तो पकड़ ही नहीं पाओगे। रेलगाड़ी इतनी तेजी से आगे निकलेगी ना कि आप पकड़ नहीं पाओगे उसको। तो अभी क्या है, मेहनत कर लीजिए। ये जो अक्टूबर है ना, अक्टूबर के बाद फिर ऐसे थॉट आने लगेंगे कि अब इस साल तो बड़ा मुश्किल है ना, ऐसे थॉट आने लग जाते हैं। जैसे सवाल नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर बेटा, सवाल नहीं हो पाएगा तो फिर डिप्रेशन होने लगता है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, तमाम तरह की दिक्कतें। कोशिश ये करिए, मैं आपको बताता हूँ, कोशिश यही करना है कि आप क्लास के साथ चलिए और कुछ नहीं। आपके हाथ में कुछ नहीं है, बातें नहीं विक्रम, बातें नहीं, बाद में समझा देना। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लास के साथ चल लीजिए। आज जैसे कल का नहीं पढ़ा छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ा वो नहीं समझ में आया, आज की क्लास में जो पढ़ा उसको समझने की कोशिश कर लो। कहते ना आज सुधार लीजिए कल अपने आप सुधर जाएगा। वट अभी तक कुछ नहीं समझ में आया, आज की क्लास से पकड़ लीजिए ना, आज की क्लास में जो पढ़ाया उसको समझ लीजिए और कल से इंप्रूव करिए। बैकलॉग मत बनाइए, छोड़ते चले गए, छोड़, अरे आराम से पढ़ेंगे, संडे आएगा पूरा रिवाइज करके इकट्ठे पढ़ेंगे, नहीं होगा। जितना आज पढ़ा है उसको आज खत्म कर ले, आज ही से पकड़ लीजिए। जिन बच्चों का छूट गया है या परेशान है या वट एवर ड्यू टू एनी रीजन समझ में नहीं आया, ठीक है, वो आज से कोशिश करें कि आज की क्लास पकड़ लें। क्लास भर दर क्लास पकड़ते चले जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। और जो बैकलॉग आपके हैं, जितनी छुट्टी मिलती है या रेन हो गया या कुछ हो गया वट एवर, उसमें आपको जबरदस्त मेहनत करनी है। आपको पार्टी एंजॉय नहीं करनी है ना, घर में शादी है, ब्याह है, जिसकी शादी है उसको निपटने दो, तुमसे मतलब नहीं है ना। कुछ भी फंक्शन है, दिवाली, दशहरा, कुछ है, आपसे मतलब नहीं, आप पढ़ाई करिए, केवल केवल पढ़ाई करिए। अब हम लोग के पास समय, अच्छा अब मेरे पास भी समय नहीं कि मैं आपको रुक रुक के बताऊं, आज बता दे रहा हूं, समय नहीं है, क्योंकि अब क्या करना है, हमको तेजी से सिलेबस आगे बढ़ाना है। कुछ बच्चे कंप्लेंट भी करेंगे, सर हमको समझ में नहीं आ रहा, सर हमको ये नहीं आ रहा। अब उनकी कंप्लेंट बहुत ज्यादा सुनने का समय नहीं है, क्योंकि सुनते ही रहेंगे बेटा सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, बात समझिए। अब आपको मेहनत करनी है, क्लास के साथ चलने की कोशिश करनी है। जो नए बच्चे हैं, अब जब नए बच्चे, एक तो पहली बात तो लेट बहुत ज्यादा है ना, तो लेट है तो थोड़ा सा अपनी तरफ से और इफर्ट करें, और बाकी जो बच्चे हैं वो क्लास को साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। जितना आज पढ़ाया, आज वर्क एनर्जी पढ़ा रहा हूं तो देखो एनएलएम यूज हो रहा है ना, कल कुछ और पढ़ाऊंगा उसमें वर्क एनर्जी यूज होगा, फिर मैं रोटेशन पढ़ा दूंगा उसमें कुछ और यूज होगा ना। तो सारे चैप्टर क्या है, कहीं ना कहीं से लिंक्ड है। पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, देखिए आज यूज हुआ कि नहीं यूज हुआ? बहुत बच्चों ने छोड़ दिया था, अरे सर ये तो मैक्सिमम ये सब हमारे कोर्स का नहीं है, मतलब का नहीं है। आज यूज हुआ तो इस तरह हमेशा यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, यहां तक समझ में आया एनएलएम? अरे ये वर्क नहीं समझ में आया, चलिए एक सवाल और करते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक इज रिलीज, ए स्मॉल ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम a particular from a inclined surface, from a inclined surface, from a inclined surface। रिलीज का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं? नहीं है। अगर इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ दिया तो क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है।
Find the velocity of the block at point B. Find the velocity of the block at point B. ये लेंथ है आपकी L, ये लेंथ है आपकी L, और सरफेस इज नॉट स्मूथ, सरफेस इज नॉट, नहीं सरफेस स्मूथ है, सॉरी सरफेस क्या है आपकी स्मूथ है, म्यू बराबर 0 निकालो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी। चलिए एनएलएम से निकालेंगे, निकालिए, मास है m, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालते हैं, छोड़ो एनएलएम की बातें, वर्क एनर्जी थ्योरम निकाले। इनिशियल फाइनल कंडीशन पता है, टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं, बताइए टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। यहां पे क्या लग रहा है, पहले हमने क्या किया, ये इनिशियल कंडीशन हो गया और ये क्या है, ये फाइनल है, ये क्या है फाइनल है। फोर्स कितना लग रहा है इस पे, ये लग रहा है mg, और इस पे क्या लग रहा है, एक लग रहा है ये mg cos थीटा, और क्या लग रहा है mg sin थीटा, और क्या लग रहा है नॉर्मल। क्या एबीडी बना पाए, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू क्या, kf माइनस ki। टोटल वर्क डन में बेटा ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के द्वारा वर्क डन होगा ना। फोर्स क्या है, टोटल वर्क डन बाई ग्रेविटी एंड टोटल वर्क डन बाई नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल के द्वारा वर्क डन क्या होगा, नहीं बेटा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट क्या है इधर, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो व्हाट इज द वर्क डन बाई नॉर्मल, क्या हो गया 0। दिस, लेकिन होगा तो लिखेंगे तो ना, टोटल वर्क डन में लिखेंगे ना। अच्छा ग्रेविटी का ये कंपोनेंट तो कितना दे रहा है वर्क डन, अरे mg cos थीटा कितना वर्क डन कर रहा है 0, और वर्क डन कौन कर रहा है mg sin थीटा, पॉजिटिव की नेगेटिव, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोल दो इसको, mg sin थीटा इंटू l इक्वल टू क्या, फाइनल बोलो 1/2 m, इसको vb स्क्वायर माइनस 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, यहां पे वेलोसिटी vb मान ले रहा हूं, जब पहुंच रहा है तो वेलोसिटी क्या है vb, यहां से vb निकाल लोगे क्या आ जाएगा, vb बराबर 2gl sin थीटा अंडर रूट। क्या मेथड पसंद आया, अब थोड़ा अच्छा लगा ना, अभी और अच्छा लगेगा धीरे धीरे। अभी एनएलएम की आदत है ना आपको, तो एनएलएम सही निकालना है ना, एक बार और समझा रहे हैं। एनएलएम से भी निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन है उसमें क्या है एसटी वगैरह निकाल के करो, लेकिन थोड़ा मेथड समझ में आया, अच्छा लग रहा है, अभी और धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए अब समझो बेटा, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियली क्या किया है, रिलीज किया गया तो वेलोसिटी कितनी है 0 है। बात समझ में आई, मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमको चाहिए। इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी हमको निकालनी है, यही बात तो है। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन में कौन कौन से फोर्सेस के द्वारा वर्क डन, सारे फोर्सेस के द्वारा, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो। तो देखा कि मास के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पहले ये तो चर्चा करें। तो हमने देखा mg नीचे mg तो हमेशा नीचे लगता है, mg का एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, इतनी बात समझ में आई। ये अगर थीटा, अगर ये आपका थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो mg cos थीटा mg sin थीटा, ये तो नहीं बताना है, ये तो पता है सबको। अगर अच्छा ये ब्लॉक किस पे रखा है, इंक्लाइन पे रखा है, तो ये क्या कांटेक्ट पे रखा, तो एक कांटेक्ट फोर्स आया किसके परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आया, और एक ये क्या आया mg cos थीटा। अब सारे फोर्सेस के द्वारा वर्क डन को बराबर कर दो किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो गया, W टोटल बराबर वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स वर्क डन बाय द नॉर्मल। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री।
भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, नॉर्मल इधर एक्ट कर रहा है, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो फोर्स क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस 90 कितना हो गया 0। समझ में आया। अब ये नॉर्मल ये एम जी कॉस थीटा, ये भी इसका कंपोनेंट इधर भी क्या लगेगा 90 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा वर्क डन 0 हो जाएगा। केवल ये एम जी साइन थीटा ही वर्क डन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम जी जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या है, कितना है एल, डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है एल। तो एम जी साइन थीटा और इंटू एल और कॉस 0, क्योंकि दोनों क्या है एक दिशा में, तो एम जी साइन थीटा इंटू एल बराबर क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब यहां पे पहुंचा तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी क्या है वीबी है, तो कितना हो गया हाफ है वीबी स्क्वायर। इनिशियली क्या है 0 है, तो कितना आ गया 2gl साइन थीटा। बात समझ में आई, नोट करिए इसको। अच्छा अब मानिए कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, कंसीडर द सरफेस इज नॉट स्मूथ एंड हैविंग अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ म्यू, हैविंग अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ म्यू। कंसीडर द सरफेस इज नॉट स्मूथ एंड हैविंग अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ म्यू। अब क्या करें, व्हाट टू डू। अब क्या होगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना पड़ेगा। क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा F इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। अच्छा फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा नीचे, एंगल कितना 180 डिग्री, तो क्या होगा माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा। ये क्या होगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, और टोटल वर्क डन बराबर है के एफ माइनस के आई। निकाल लोगे, निकालो निकालो बेटा। समझ में आता है कि भाई ऐसे ही मुंडी हिला देते हो, हैं आ रहा समझ में। बायोलॉजी के एनसीईआरटी कितने चैप्टर हो गए आप लोग का, कितने चैप्टर हो गए, हाँ 5-6 चैप्टर हो गए। हाँ आपसे कितने हो गए, आप लोगों से कितने हो गए, हाँ 4। नहीं लिखे कितने, विश्वास नहीं कर रहे हो मेरी बातों पे अभी नहीं होगा विश्वास, बाद में होगा। आप लोगों ने लिखे कितने, 4 लिख डाले, लिख लिख के याद कर रहे हो, कॉपी गंदी करो किताब गंदी करो, याद होना ही होना है। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल को छोड़ के, फिजिकल को फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, ज्यादातर सवाल आपको नोट से मिलेंगे, आप लेके आइएगा सारे सवाल मैं नोट से दिखा दूंगा आपको एवरी क्वेश्चन। बस उसके अलावा आपको मॉड्यूल प्रैक्टिस करनी है। मॉड्यूल में चेक योर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं बेटा, लेवल 1 लेवल 2 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए। फिजिक्स में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वट एवर आई एम टीचिंग उसको आप पढ़िए। ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये एक्चुअली 2 साल का सिलेबस है जो मैं 6-7-8 महीने में खत्म करूंगा। एक्चुअली सिलेबस जो मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ये 2 साल का सिलेबस है, 2 साल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसको इतना स्टेप बाय स्टेप लिखा के करा के कर रहा हूँ, तो ये बहुत डिटेल में मैं करा रहा हूँ, एक एक स्टेप लिखा रहा हूँ ये, वरना स्टेप स्टेप लिखाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही कर देते हैं, फटाक से सवाल करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एक एक स्टेप आपको लिखा दिया जाए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। लेकिन बायोलॉजी में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में उसमें भी एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। कर रहे हो कि नहीं, कर लो, नहीं जरूरी है करना है। मैं एनालिसिस करता रहता हूँ बेटा पेपर्स की। अभी जो पेपर के एनालिसिस ये है मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से सुन लो। बायोलॉजी में आपको पूरी एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी टोटल, एनसीईआरटी आपको टोटल करनी है किसमें, बायो में। और केमिस्ट्री में क्या करनी है, केमिस्ट्री में आपको
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी ही करनी है। सवाल का ट्रेंड चेंज होता रहता है, साल दर साल क्या होता है, ट्रेंड इसका चेंज होता रहता है। आप बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देखिए, एनालिसिस मैं भी देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ क्या अभी पैटर्न है, क्या कैसा है। तो जो मैंने एनालिसिस की उसमें यही है, आपको बायो की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल नहीं है तो फिजिकल कॉन्सेप्चुअल बेस है, जो सवाल होगा वो आपको लगाना है। जैसे फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स एक क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, स्टेप टू सॉल्व वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कहीं किताब में दिया ही नहीं है, तो पढ़ोगे क्या, कहीं दिया ही नहीं है। ये तो सवाल लगाने के दौरान हम लोग डेवलप करते हैं, तो वो आप लोग को कराते हैं, ऐसा कहीं दिया ही नहीं है। फिजिक्स में पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, तो उसको नहीं पढ़ना है आपको। बाकी मॉड्यूल बहुत अच्छा दिया हुआ है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल 1 लेवल 2, बहुत अच्छे सवाल है, उतना प्रैक्टिस कर लोगे सवाल नहीं फंसेगा। बाकी जितना मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 100% उसको पढ़ना, उसमें तो एक लाइन भी आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, हो रहा है याद, हो रहा है लेकिन भूल जाता है, अब क्या करें। कुछ तुम लोग बताओ, कुछ और चर्चा करें इसमें, पढ़ाई में बताइए, कुछ और इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या, कुछ और चीजें आप बताइए, ग्रुप डिस्कशन का बताइए, या कुछ और इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं, कुछ और हम लोग से कुछ और आपको वो चाहिए। मतलब मेरा अल्टीमेट एम बेटा तुम लोग का सिलेक्शन है ना, और केवल ये टेस्ट देते रहो करते रहो, केवल वो नहीं है। रिवीजन आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो घर पे, छोड़ दिया, कितने बच्चे हैं तुम लोग बताओ जो अभी ज्वाइन किए हो। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पढ़ना है ना, तो पढ़ना है तो मेहनत कर डालो बेटा। अभी देखो बहुत पीक टाइम चल रहा है, अगर इस समय आप पकड़ लोगे ना रफ्तार तो पकड़ लोगे, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ये जानिए आप। अगर आप कैच कर ले गए तो कैच कर ले गए, और कैच करने का तरीका क्या है, अपने गोल को शॉर्ट गोल में तोड़ दीजिए। फिर लंबा मत सोचिए, ये मत सोचिए कि हम हमारे 690 नंबर आ गए, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आज का जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया, आज जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया, ये 2 सवाल सर ने कराया था, ये आए कि नहीं आए, अच्छा इन सवालों की मैं एनालिसिस 100% कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, इतना समझिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास के लेक्चर्स हैं, उसके बाद कोई सेकंड, ये सब बाद में आ गया, बाद में सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज क्या है, क्लास का लेक्चर। क्या क्लास में 100% समझ में आ रहा है, क्या क्लास का नोट हमें समझ में आ रहा है, उसी को बार बार रिवाइज करिए। और एक और गलती मत करिएगा, मल्टीपल सोर्सेस से मत पढ़िएगा। जैसे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं समझ में आया, आप मुझसे आइए, दोबारा मुझसे पूछिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। लेकिन किसी और टीचर से मत पूछिएगा, क्योंकि और टीचर का जैसे यूट्यूब पे सर्च कर लिया, चलो पढ़ लेते हैं, देख लिया, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि हर टीचर का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। अच्छा मैं जैसे पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने बोला मैक्सिमम में पढ़ाया था, अब जो बच्चे मुझसे पढ़े वो तुरंत रिलेट कर लिए, अच्छा सर ने पढ़ाया तो था, हाँ याद आ गया है। अब मुझसे आपने मैक्सिमम में पढ़ा नहीं और वर्क एनर्जी थ्योरम मुझसे पढ़ रहे हैं आप, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर ने क्या बताया क्या नहीं बताया, लिंक ही नहीं कर पाओगे आप बातों को ना। तो जब मुझसे पढ़ो तो मुझसे ही पढ़ो, किसी भी टीचर अलग नहीं पढ़ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरी बात, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल किताब नहीं, लाइब्रेरी नहीं बनाना है। 4 किताबों में बेटा सिलेक्शन होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, लखनऊ में रहता था हम लोग, तो वहां पे एक अजीत नाम का लड़का था, कहानी बताता हूँ तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय तुम लोग में बहुत इजी आता था, मैं लगभग 5-6 में करता था, 2005-6 के आसपास की बात है, तो हम लोग आईटी की तैयारी करते थे। वहां पे एक अजीत प्रताप सिंह नाम से लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बीएससी करके वो नीट की तैयारी करा, तब पीएमटी होता था, याद है ना, पीएमटी होता था। तो अब हम लोग तो इंजीनियरिंग वाले थे, तो हम ट्राइवेग में कोचिंग करते थे, वहां पे कोचिंग थी उस समय। तो सारी किताबें जो टीचर बताता, मैं अपनी गलतियां भी बताता हूँ आप लोगों को, मेरी गलतियों से भी आप सीखिए। एक सर ने बोला बियरन जॉनसन, मैं उठा लाया किताब, 3,500 रुपए किताब थी, उठा लाया, पैसे की प्रॉब्लम थी नहीं, घर वालों से मांगा लिया, अरे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो घर वाले पैसा देते ही हैं, चाहे जितना पैसा मांगो। तो बियरन जॉनसन उठा के लाया, बाद में पता चला वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4th ईयर में पढ़ाया जाता है, कोई मतलब नहीं है। रोटेशन अभी पढ़ाऊंगा ना आपको, उसी में बियरन जॉनसन यूज होती है। बियरन जॉनसन की किताब है, वो फॉरेन ऑथर की इतनी बड़ी किताब है, रंगीन रंगीन पहिए बने होते हैं उसमें, घूमते रहो, उठा लाया, कोई मतलब नहीं है, पढ़ा भी नहीं कुछ दिन, बस सर के मुंह से निकला, ब्रह्मास्त्र होता है ना, मेरे मुंह से निकला और आप गए तुरंत खरीद लाए। ऐसा नहीं करना है, ये सबसे पहली मिस्टेक है, बिल्कुल नहीं करना है। और उस समय क्या होता था कि आप लोग का जो पीएमटी का पैटर्न था, जो मैंने जाना उस समय पे,
एक जो सामने भैया रहते थे वो मतलब बीएससी उसी कर रहे, हम लोग तो 12 के बाद ही गए थे। तो उनके एक पहले तो रूम में हम लोग कभी अलाउड ही नहीं थे कि उनके रूम में जाए, सामने ही मेरे सामने कमरा था उनका, और हम लोग पूरी लाइब्रेरी बनाए हुए थे। जो किताब टीचर ने बोली तड़ाक से खरीद लाए, या कहीं किधर किसी लड़के ने बोला अच्छा तुम ये पढ़ रहे हो, एस.सी. वर्मा नहीं लगाई तुमने, खरीद लाए। अच्छा ऐसे इरडो नहीं लगाई, वो भी ले आए। क्रोटोन नहीं लगाई, वो भी ले आए। सब भरा हुआ है ना। आर.सी. मुखर्जी नहीं लगाया, वो भी ले आए। आरसीएम बुक आती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, ठीक है, वो भी खरीद लाए। लगाया कभी नहीं, खरीद लाए ना। किताब लाइब्रेरी बन गई। अब मैंने उनका देखा, वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे और मतलब लखनऊ की बहुत सारी कोचिंगों में तैयारी करते थे। उनके कमरे में मैंने जाके देखा 4 किताब, 4 कॉपियां थी, केवल 4 बुक्स थी और कोई रफ और कुछ नहीं। 4 मतलब ऐसे ऐसे करके 4 किताबें थी और उनका ऐसे टेबल था और उसके ऊपर बैठ के वो केवल 4 केवल नोट्स थे, ये पतले पतले से क्या नोट्स थे, और उसी को रिवाइज करते रहे। दिन भर बैठे उसी को रटते रहते थे। अच्छा वो उस समय रटना चलता भी था। पीएमटी इस समय पे ना बहुत रट्टू आती थी। अब तो क्या है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस है, आप लोग को सवाल करना। जैसे ये सब चीजें ना मैं आपको डायरेक्ट रटा भी सकता हूँ, चाहूं तो रटा नहीं, कितना रटोगे। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, बट उस समय पे ट्रेंड अलग था। तो बच्चे पूरा पूरा रटते थे और रटा हुआ जो नोट्स लिखाते थे टीचर, उन्हीं नोट्स में से सवाल आ जाता था। तो वो पूरी पूरी कॉपी क्या कर रहे थे, रट लेते थे। और उनकी 12 रैंक आई थी पीएमटी में। मतलब उस समय 300 350 सीटें होती थी, केवल 350 सीटें होती नहीं, ऑल ओवर यूपी सीपीएमटी होता था। लगभग 12 रैंक आई थी उनकी। लेकिन मैंने उनको घर से बाहर साल भर में उनको मैंने 2 या 4 बार ही देखा था, कमरे से बाहर निकलते ही नहीं थे। 16 घंटे 17 घंटे पढ़ते ही रहते थे। हल्का सा वो विंडो में से दिखता है ना आदमी बैठा हुआ ऑन टेबल, तो बैठे रहते थे। टिफिन आती थी, खा लेते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर टिफिन आती थी, खा लेते थे, बैठ जाते थे। हमेशा लाइट जलती रहती थी, तो उनकी पढ़ते ही रहते थे, लेकिन रटते रहते थे। मैं रटने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपसे ये कह रहा हूं कि मल्टीपल सोर्स से आपको नहीं पढ़ना है। एक तो पहली चीज आप एग्जांपल लीजिए कमिटमेंट का, कि कमिटमेंट कितना अच्छा था उनका। आज मैं एग्जांपल इसीलिए उनका दे रहा हूं कि कमिटमेंट उनका बहुत अच्छा था अपने लक्ष्य के प्रति ना। और दूसरा, वो कभी डाइवर्ट नहीं हुए। ये नहीं कि पूरी किताब को क्या किया, लाइब्रेरी बना दिया, उसको पूरा लाइब्रेरी बना दिया। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, बिल्कुल भी लाइब्रेरी नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, एक ही सोर्स से पढ़ना है, एक ही सोर्स से पढ़ाई करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। एक ही सोर्स से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी रिकॉलिंग, ये विष्णु समझ लो, आप लोग भी समझ लीजिए सब लोग, कि आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब आप जगह जगह से पढ़ते हैं। एक जगह से वहां से पढ़ा, वहां से पढ़ा, वहां से पढ़ा। आप पढ़िए, कुछ नया मिले तो आके नोट्स में नोट करिए, आके नोट्स में नोट करिए। इसीलिए बोलता हूं हर जगह, हर चैप्टर के बाद 1-2 पन्ना आप छोड़ दीजिए। कुछ नया मिला, कभी मिला, आके नोट्स में नोट किया। क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो इस नोट्स को ही रिवाइज करेंगे, वहां जहां से मिला वहां पे नहीं जाएंगे, वहां पे जा ही नहीं पाएंगे। वो तो कहीं से मिला है, पढ़ रहे थे, कुछ एक टॉपिक मिल गया, उसको नोट कर लिया आपने। कहां पे नोट कर लिया, अपने नोट्स में। और इसी नोट्स को आपको क्या करना है, बार 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 पढ़ना है। तो ये है पढ़ाई का तरीका, ठीक है। यहाँ पे पढ़े, घर पे रख दिया, बंडल भरता चला गया। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको एकदम नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि उनको फोर्स ही निकालना नहीं आता है, उनको वर्डन निकालना नहीं आता। वर्डन में पढ़ा चुका हूं, अब वर्डन जिसको निकालना आता वही तो ये कर पाएगा, वर्ग थ्योरम लगा पाएगा। बंडल हो गया, पाइलअप होती चीजें चली आती हैं। अब कोशिश करिए कि आज के लेक्चर से पकड़ लीजिए, आज ही से पकड़ लीजिए, और कल से एकदम रिवाइज करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो इसको करना ही करना है। बाकी ये सवाल हो गया न्यू वाला, और कोई भी चाहिए आप लोग पूछ लिया करिए, बता लिया करिए। पढ़ाई एकदम अपनी स्ट्रांग रखिए, एकदम भी कमजोर मत रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया, लेकिन एक सवाल करेंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम ए पार्ट के सर आ गए क्या, नहीं पढ़ा रहे हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ए फ्रिक्शनलेस सर्कुलर आर्क, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर आर्क। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब कैसे निकालोगे भाई बताओ।
NLM, a particle of mass m is released from point A on a frictionless circular arc. On a frictionless circular arc. Find the velocity at point B. Find the velocity at point B. बताइए B कहाँ है? ये है B, दिख नहीं रहा क्या? देखो ये A और ये B, बताइए और ये मानिए आर्क है, आर्क है, लगाइए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। लगा सकते हैं? NLM लगा सकते हैं भाई, क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लगा सकते हैं। मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किस में लगा सकते हैं? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी ही तो है, तब क्यों कह रहे हो कांस्टेंट नहीं है? अलोंग द पाथ कांस्टेंट नहीं है। कैसे? देखो यहां पे पहुंची बॉडी ना, एक्सेलरेशन क्या लगा? ये इसका एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, ये, और यहां पे बॉडी पहुंची तो ये क्या लगा? ये जी, और ये क्या लगा? ये नॉर्मल, और ये क्या हो गया? और इसके क्या हो गया? ये हो गया जी का डायरेक्शन, ये हो गया mg, और ये क्या हो गया? mg cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? mg sin थीटा 1, और ये mg cos थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा? ये mg, और ये mg cos थीटा 2, ये mg sin थीटा 2। ये थीटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? g sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या है? g sin थीटा। तो ये कर्व के अलोंग थीटा हमारा चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? हमारा चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होगा तो क्या हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें? किसके पास जाएं? किससे मदद मांगे? किससे मदद मांगेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो हमने कहा भाई अब बताओ हमारी मदद करो, तो उसने क्या बोला? W टोटल बराबर क्या लगाइए? KF माइनस KI। मदद करेगा ये? अच्छा, कितने फोर्सेस हैं इसमें बताइए? एक तो फोर्स है ग्रेविटी का, और क्या है? नॉर्मल भी है बेटा। कांटेक्ट सरफेस है तो कांटेक्ट फोर्स आया ना, तो वो क्या होगा? नॉर्मल फोर्स आया। तो अच्छा, नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। नॉर्मल फोर्स बेटा, यहां पे नॉर्मल फोर्स कितना, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना, इधर, हर जगह पे ये कितना, यहां पे नॉर्मल इधर, और डिस्प्लेसमेंट कितना, इधर। वेलोसिटी के अलॉन्ग ही होगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? बाय द नॉर्मल 0 होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? पेंडुलम का कराया था ना बेटा, पेंडुलम में टेंशन था, ये ऐसे मूव कर रहा होता, इधर टेंशन था, इधर वेलोसिटी था, तो क्या था? वर्क डन बाय द टेंशन कितना था? 0। यहाँ पे वर्क डन बाय द नॉर्मल क्या होगा? 0। सर्कुलर पाथ में नॉर्मल का क्या होगा? वर्क डन 0 होगा। ठीक है, KF माइनस KF। इनिशियल बताओ, इनिशियल पोजीशन कौन सी है? ऊपर वाली, रिलीज किया जा रहा है, वेलोसिटी नहीं है। फाइनल पे हमको वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो क्या लिख दें? हाफ mvb स्क्वायर माइनस 0, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना? हाँ नहीं, जी साइन थीटा नहीं, सुन लो, अंडर रूट कुछ नहीं। कितना फोर्स लगा?
mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ r, तो mg इंटू r, कितना फोर्स लगा mg, डिस्प्लेसमेंट कितना r, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच एंगल कितना 0 डिग्री, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, ये मत लिख देना दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है r, तो कितना हो गया mg r बराबर हाफ m vb स्क्वायर, तो vb बराबर क्या, vb बराबर अंडर रूट 2gr, अंडर रूट 2gr हो गया। तो समझ में आया कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कल और लेक्चर रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम में 2-4 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद पावर डिस्कस करेंगे। पावर डिस्कस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, उस सवालों की मदद से कराऊंगा, 2-3 लेक्चर चलेगा, मतलब फ्राइडे तक मैं खत्म कर दूंगा वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू।